मैं बरसों से परदेस में मजदूरी कर रहा था। एक दिन बीवी ने बताया कि अब्बू शदीद बीमार हैं, मगर उसने इलाज के पैसे मंगवा के मुझे आने से रोक दिया और कहा मैं संभाल लूंगी। कुछ अरसे बाद उसने उनकी वफात की खबर दी। 6 माह बाद जब मैं वापस लौटा तो बाप के एहसाले सवाब के लिए गरीबों में खाना तकसीम करने गया। वहाँ एक गली में नज़र पड़ी और मेरे तो होश ही उड़ गए। फटे कपड़ों में सूखी रोटी खाता अब्बा। ये देखकर एक लम्हे के लिए मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। गली में थोड़ा बहुत रश भी था और फलों के ठेले भी आगे पीछे लगे ही हुए थे। मैं जल्दी से अब्बा के पास भागा, लेकिन तभी एक आदमी बुरी तरह से मुझसे टकरा गया। मैं इतना बेखुद था कि टकरा के संभल नहीं पाया और नीचे ज़मीन पर जा गिरा। जल्दी से उठ के दोबारा भागा तो देखा अब वो जगह खाली थी, यानी जहाँ कुछ देर पहले मैंने अब्बा को देखा था वो अब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर मैं एकदम से बुखला गया। इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देखा, लेकिन दूर दूर तक वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। गलियों में काफ़ी आगे जाके भी देखा उनको, मगर अब्बा मुझे नजर न आए। ये देखकर मैं एक दीवार के साथ टेक लगा के खड़ा हो गया, क्योंकि यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मैंने अपने बाप को देखा है। तकरीबन 15 मिनट तक तो मेरे साथ यही कैफियत रही, लेकिन उसके बाद मेरे दिल में शक आने लगा। आया क्या वाकई में वो अब्बा ही थे या फिर मेरा अपना वहम था। कितनी ही देर वहाँ पे खड़ा मैं इंतज़ार करने लगा कि हो सकता है अब्बा, या अगर वो शख्स अब्बा से मुशाबत भी रखता है तो वो यहाँ पे आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। तकरीबन 2-3 घंटे तक मैं वहीं पर रुक के उस आदमी के आने का इंतज़ार करता रहा, मगर वो ना आया। मैं तो खामोशी से घर वापस आ गया था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब तरह की फांस पड़ चुकी थी। मैंने कौन सा अपने अब्बा के जनाजे को देखा था? जो बताया था मेरी बीवी ने ही बताया था, और मैंने उसकी बात पे यकीन भी कर लिया था। लेकिन अब मुझे लग रहा था जैसे मेरी बीवी ने झूठ बोला हो। पता नहीं किन हालात में मैं घर पहुंचा था। मुझे अपनी तो कोई भी होश नहीं थी। घर जाते ही मैंने अपनी बीवी से पूछा, मुझे अब्बा की कब्र पे जाना है, लेके चलो। मेरी बात पे वो एकदम से चुप कर गई। क्या हुआ? चुप क्यों कर गई हो? अब्बा की कब्र पे लेके चलो मुझे। जिस पर वो नरमी से बोली, क्या बात है तनवीर? पहले तो आपने कभी यूँ बात नहीं की मुझसे। अब कोई गलती हो गई है क्या? मैंने कब कहा कि तुमने कोई गलती की है? मैं तो एक आम बात कर रहा हूँ कि मुझे मेरे बाप की कब्र पर लेके चलो। क्या गुनाह कर दिया है मैंने अपने बाप की कब्र पर जाने का पूछकर? मेरी बात पे वो एकदम से खामोश हो गई और बोली, नहीं, गुनाह तो नहीं किया, बस वैसे ही पूछ रही थी। क्योंकि आपको यहाँ आए 4 दिन हो गए हैं, आप अब्बा की कब्र पे नहीं गए और अब आके यूँ पूछ रहे हैं जैसे मैंने कुछ किया हो। अपनी बीवी की बात पे मैं एकदम से चौंक गया, हालांकि मैंने तो कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं की थी। फिर वो क्यों कह रही थी कि उससे शक हुआ, जैसे मैं उस पर कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर मैंने कोई बात भी नहीं की। बस एक मर्तबा मैं खामोशी से अपनी बीवी को जानना चाहता था कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। अच्छा चले, मैं चादर लेके आती हूँ, आप मोटरसाइकिल निकालें। मैं बाहर आके मोटरसाइकिल पे बैठ गया। कुछ ही देर में वो चादर लेके आई तो काफ़ी परेशान परेशान सी लग रही थी। हम लोग कब्रिस्तान के लिए निकल खड़े हुए। तकरीबन हम आधे रास्ते में पहुंचे थे जब मेरी बीवी मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे नीचे गिर गई। हालांकि पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अब तो मैं कुछ अरसा बाहर रह के आया था, लेकिन इससे पहले यहाँ अपनी बीवी को जहाँ कहीं भी लेके जाता मोटरसाइकिल पे ही लेके जाता था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो नीचे क्यों गिर गई। खैर, फौरन से मोटरसाइकिल रोक के मैंने अपनी बीवी को उठाया तो देखा उसे काफ़ी चोटें आ चुकी थी। करीब ही एक क्लिनिक भी था। वहाँ पर मैं अपनी बीवी को ले गया। 2-4 टाँके उसके सर पे भी लगे और हाथों पे भी पट्टियाँ वगैरह हो गईं, लेकिन अब तक वो बेहोश थी। मैं उस वक्त तो बहुत परेशानी में था। काश मैं ये तमाम बातें तभी समझ आता कि इनका असल मकसद क्या है, मगर उस वक्त मुझ में इतनी समझ बूझ ही नहीं थी कि मैं अपनी बीवी पे उसके रंगों को देख पाता। खैर, कब्रिस्तान जाने के बजाय हम लोग घर वापस आ गए। उसकी हालत वैसे ही काफ़ी ख़राब थी। मैं घर छोड़ के अपने बच्चों को साथ लिए उसके लिए कोई फल वगैरह लेने चला गया। जब घर वापस आया तो देखा मेरी बीवी काफ़ी परेशान लग रही थी। क्या बात है? क्यों इतना घबराई घबराई लग रही हो? मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन वो नफ़ी में सर हिला के बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात भी नहीं। बस मैंने अपने भाई को फ़ोन करके बताया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। दिखाओ इधर। मैंने फ़ोन लेके देखा तो वाकई में जमशेद को फ़ोन किया हुआ था। मैंने ये बात बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में ली और दोबारा फिर से जमशेद का नंबर मिलाने लगा। अब की मर्तबा मैंने देखा मेरी बीवी के चेहरे पे काफ़ी सकून था। गोया उसे समीर फ़ोन करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ ही देर बाद जमशेद ने फ़ोन उठाया तो मैंने नरमी से पूछा, यार तुम्हारी बहन को चोट लगी है? पता नहीं उसने क्या किया, कुछ बताया होगा। लेकिन मैंने सोचा कि एक मर्तबा तुम्हें पुरसकून कर दूँ। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, कोई इतनी चोट नहीं लगी। अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। वो जल्दी से बोला, क्यों नहीं आऊँगा, मेरी बहन है। मैं इंशाल्लाह शाम को या फिर कल पहुँच जाऊँगा पता लेने के लिए। मैंने उसे मना भी किया कि रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं, अगर फिर भी तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन वो इस बात पे कादिर था कि मैं आके ही रहूँगा।
मुझे अपनी बहन के बगैर एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं आ रहा। मैंने कंधे उचका के मोबाइल बंद कर दिया। अंदर ही अंदर मुझे दुख भी हो रहा था क्योंकि 4 दिन हो गए थे मुझे यहाँ पे आए। एक मर्तबा भी जमशेद ने फ़ोन करके मेरी खैर खबर नहीं ली और अब अपनी बहन को कोई तकलीफ़ हुई तो फ़ौरन से भागने का बोल रहा था कि मैं आ जाऊँगा। मैंने पहले तो अपनी बीवी को इस बात का ताना देना चाहा लेकिन फिर खामोश हो गया और सोचा बाहर के मुल्कों में कौन सा कोई एक दूसरे को यूँ ताने देता है। ये रवाज सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे ही मुल्क में है। मेरे बाहर के मुल्क में रहने का फिर क्या फ़ायदा हुआ जब यहाँ वापस आके मैंने पाकिस्तानियों वाली हरकतें ही करनी हैं। ये बात सोच के मैंने खुद पे ज़ब्त बांध लिया और अपनी बीवी को कोई भी ताना तशन्ना नहीं दिया। इसके बाद मैं जो काम छोड़ के आया था वो यहाँ पे मुझे थोड़ा ऑनलाइन करना था, क्योंकि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था उन्होंने मुझे छुट्टी ऐन सीज़न के दरमियान में दी थी। तो मैंने भी उनसे वादा किया कि वहाँ जाके मुकम्मल तौर पे नहीं तो कम से कम ऑनलाइन रह के जितना सँभाल सका सँभाल लूँगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे महीने की आधी तनख्वाह देने का भी कहा था। तो मैं अपने काम में मगन हो गया। काम में उलझे होने के बावजूद भी मेरे दिमाग में अजीब-सी परेशानी थी। जैसे कोई बोझ है जो मेरे दिमाग पे छाया हुआ है। मैंने खुद से पूछा क्या ये बोझ अब्बा का हमशक्ल देखने की वजह से है? लेकिन जवाब इनकार में आया। क्या ये बोझ मेरी बीवी की चोट लगी है इस वजह से है? दोबारा फिर जवाब इनकार में था। मैं बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था। अपना काम करने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन दिमागी बोझ और खर्चार की वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा था। 2-3 घंटे तक मैं तकरीबन इसी कैफ़ियत में जूझता रहा। मोहल्ले वाले मेरी बीवी के मुतल्लिक़ ख़ैर ख़बर लेने के लिए आ रहे थे लेकिन मुझे वहाँ पे मौजूद किसी भी इंसान के साथ कोई भी दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। सो मैं घर से बाहर निकल आया। जैसे ही अपने घर से बाहर आया तो मेरा पूरा वजूद एकदम से हल्का-फुल्का हो गया। यूँ लग रहा था जैसे कोई कैद थी। अभी मुझे चलते कुछ ही देर हुई थी जब अचानक से मेरा पैर किसी शय के साथ टकराया। मैंने गड़बड़ा के नीचे देखा तो एक फ़कीर था जो दीवार के साथ टेक लगा के बैठा था। एक पैर उसने मोड़ के पेट के साथ लगाया था जबकि दूसरा पैर लंबा करके गली में आगे करके रखा हुआ था। जब मैं आ रहा था तब तो यहाँ पे मुझे कोई भी बैठा दिखाई नहीं दिया। यानी उस फ़कीर ने शरारत की थी, मुझे बिला वजह गिराने के लिए। मैं एकदम से गुस्से में आ गया। इससे पहले मैं उस फ़कीर को कुछ कहता तो वो होंठों पे उँगली रख के बोला, खामोश रहो, बोलो मत कुछ। क्यों ना बोलूँ मैं? यहाँ पे तुम खल्क़े खुदा को बैठे तंग कर रहे हो और उल्टा मुझे कह रहे हो कि मैं कोई बात ना करूँ। मैं बोलूँ ना? दिमाग ठीक है तुम्हारा? और ये पैर दरमियान में क्यों किया हुआ है? पीछे करके बैठो। लेकिन मेरी बात पे अमल करने के बजाय वो एकदम से हाथ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। मेरे ऐन करीब आके बोला, परेशान होना बनता भी है। तुमने तो बूढ़े बाप की खबर भी नहीं ली। तुम्हें क्या पता कि क्या बीती है उस पे? ये बात सुन के मेरे तने अबरू एकदम से और तन गए और मैं झटका खा के जल्दी से बोला, बाबा, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम मेरे अब्बा की बात कर रहे हो ना? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। मेरी बीवी कहती है वो मर गया, पर मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा बाप मर सकता है। मैंने कल देखा था अपने बाप को। मेरी बात पे फ़कीर एकदम से ऊंचा ऊंचा कहका लगा के हंसा और बोला, क्या पता तुम ठीक ही लगा हो। इस बात पर मैं एकदम से चौंक गया। लेकिन वो फ़कीर मज़ीद वहाँ पे नहीं रुका और उछलता कूदता वहाँ से जाने लगा। पीछे जब मुझे होश आया कि वो फ़कीर अब यहाँ पे नहीं तो मैं एकदम से उसके पीछे भागा और उनको बुलाने लगा। बाबा मेरी बात तो सुनो बाबा, रुको मेरी बात सुनो। जा जा खोज अपने राज को, जा भाग जा, भाग जा। ये कहता हुआ वो उछलता कूदता वहाँ से चला गया। जबकि पीछे एकदम से मेरे माथे पे पसीना छलकने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी चंद लम्हे पहले जो कुछ हुआ, क्या वो हकीकत भी है या नहीं। मैं अपने आप में ही गुमसुम खड़ा था। तभी पीछे से एक गाड़ी आई और हॉर्न बजाया तो मैं अपने होश हवास में वापस आया। मैंने चौंक के इर्द गिर्द देखा तो अब मुझे दूर दूर तक कहीं पर भी वो फ़कीर दिखाई नहीं दे रहा था। या अल्लाह! ये क्या माजरा है? क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? क्यों इतनी पहेलियाँ मेरी ज़िंदगी में एकदम से आ गई हैं? मैं क्यों नहीं समझ पा रहा जो हकीकत है वो मुझे दिखा दे। खैर कुछ देर मज़ीद वहाँ पे खड़ा होने के बाद मैं घर वापस आ गया। लेकिन घर आते ही मुझ पे दोबारा फिर से वही थकावट और बेज़ारी छाने लगी। मैंने एक बात बड़े अच्छे से महसूस की थी कि पहले मुझे अपनी बीवी से बड़ी ही मुस्बत किस्म की वाइब्स आती थी। लेकिन जब से मैं बैरून मुल्क से वापस आया था तब से मुझे अपनी बीवी से बड़े मनफ़ी महसूसात आ रहे थे। जैसे वो कुछ गलत कर रही है और मुझसे छुपा रही है। हालाँकि हम दोनों की लव मैरिज थी। इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं चाहता था अपनी बीवी के पास बैठने का या उससे बात करने का। मेरे बच्चे भी अक्सर ही मुझसे शिकायत करने लग गए कि बाबा आप हमारी माँ को वक़्त नहीं देते। लगता है वहीं पे आपने किसी के साथ शादी कर ली है। अगर ऐसा ना होता तो आप हमारी माँ को इतना नज़रअंदाज ना करते। मैं उन बच्चों को देख के रह गया। कितने ही साल मैं बाहर रहा था तो वो मेरे पीछे इतने बड़े हो गए, मुझे इल्म ही ना हो सका।
लेकिन उन बच्चों को मैं कैसे बताता कि उनकी माँ से बात करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था। 3-4 दिन यूं ही बीत गए। मेरी बीवी के टांके भी खुल गए, लेकिन मैं अजीबो-गरीब कश्मकश में मुब्तला था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं बार-बार उन्हीं गलियों के चक्कर लगा रहा था कि मुझे वो बाबा एक मर्तबा दोबारा मिल जाए और मैं उससे अच्छी तरह पूछ सकूं कि तुम मेरे बाबा के मुतल्लिक क्या बात कर रहे थे। लेकिन मैं हमेशा नाकाम ही होता रहा। 5वें दिन जब मैं बुरी तरह से थक गया तो घर वापस आया। देखा, मेरी बीवी काफ़ी हशाश-बशाश लग रही थी। मैंने नरमी से कहा, उठो और मुझे मेरे बाप की कब्र पे लेकर चलो। एकदम से मेरी बीवी के चेहरे की रंगत उड़ गई। ये बात मैंने पहले तो बिल्कुल भी महसूस न की, लेकिन आज मैं बड़ा वाज़ेह फ़र्क देख पा रहा था। क्या हुआ? एकदम से तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई है? चलो, लेके चलो मुझे मेरे अब्बा की कब्र पे। उसी वक़्त मेरी बीवी दर्द से कराहने लगी और बोली, पता नहीं, अचानक से मेरे सर के पिछले हिस्से में बहुत शदीद दर्द हो रही है। क्या हुआ? मैं एकदम से परेशान होकर आगे बढ़ा तो वो दर्द से तड़प रही थी। उस वक़्त ये बात मुझे समझ ही ना आ पाई कि मेरी बीवी एक ड्रामा कर रही है। काश मैं समझ जाता। मैंने फ़ौरन से अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि खबरदार, अब मुझे बच्चों आप लोगों का शोर सुनाई ना दे और अपनी माँ को कुछ खाने के लिए ला के दो, बेचारी की हालत देखो क्या हो गई है। ये कह के मैं कमरे में जाके बैठ गया। पता नहीं क्यों अपनी बीवी की तकलीफ़ देख के मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं दुखा था। मैं बिल्कुल नॉर्मल था। गोया मुझे फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। और ये बात देख के मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि मैं कितना पत्थर दिल हो चुका हूँ अपने घर वालों के लिए। मेरे दिल में मोहब्बत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। अभी 15 मिनट ही हुए थे मुझे यूं बैठे, जब अचानक से बाहर का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने बच्चों को भेज दिया, जाके देखो कौन है बाहर। वो बाहर गए तो उछलते कूदते आए कि अब्बा अब्बा देखो, मामू आए हैं। अब्बा, मामू आए हैं। मुझे उम्मीद थी कि आज मेरा साला आएगा, क्योंकि वो मुझे 2 दिन पहले ही फ़ोन पे बता चुका था कि कोई इमरजेंसी हो गई थी, जिसकी वजह से वो पहले दिन नहीं आ सका, तो 1-2 दिन में चक्कर लगाने का कहा था। इसलिए मैं बिल्कुल भी हैरान ना हुआ। मैं कमरे से बाहर निकला तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे सामने तो नदीम खड़ा था। वो तो सर से लेके पैर तक मुकम्मल तौर पे बदल चुका था। उसका उठना बैठना चलना फिरना ठाट बाट ही मुख्तलिफ थे। उस वक्त वो एक 3 पीस सूट में मलबूस था। जो ही नदीम था जो एक कपड़ा पहन लेता तो हफ्ते तक उन्हें ही पहन के फिरता रहता। तो मैं महंगी घड़ी, महंगे जूते, ये सब कुछ देख के मैंने एक निगाह खुद को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। बाहर रह के इतना कमाने के बावजूद भी मेरे हिस्से में वो कुछ नहीं आया जो इतनी जल्दी नदीम को मिल गया। मेरी बीवी को मिलते हुए वो बच्चों को प्यार देने लगा। फिर नरमी से आके मेरे गले लगा और गर्मजोशी से बोला, भाई साहब, बहुत अरसे बाद देखा है आपको। बिल्कुल भी नहीं बदले आप तो। मैंने उसकी बात पे मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम जो बदल गए हो, फिर किसी और को बदलने की क्या ज़रूरत। ये जुमला मैंने तंज़िया अंदाज में नहीं बल्कि बिल्कुल ही सादा से लहजे में कहा, जिस पे वो एकदम से कहकहा लगा के बोला, बस भाई साहब, अल्लाह का करम है। अल्लाह जिस पे अपना करम कर दे। आपकी और मेरी बहन की दुआओं से ही आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाब हूँ। मैंने मुस्कुरा के मज़ीद दुआएँ दी कि चलो अल्लाह पाक तुम्हारे कारोबार में तरक्की करे। वैसे क्या काम कर रहे हो आजकल? तो इस बात पे वो नरमी से बोला, मैंने अपनी एक कंपनी शुरू की है हार्डवेयर की। हार्डवेयर की कंपनी है, छोटी-सी थी लेकिन अब माशाल्लाह अच्छा कारोबार चल गया है। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि ना मेरी बीवी इतनी अमीर थी, ना ही मेरे ससुराल ही इतने अमीर थे कि बैठे-बैठे नदीम को एक कंपनी डाल दें। अरे उनकी औकात तो इतनी भी नहीं कि वो उसे एक छोटी-सी किराने की दुकान डाल दें। ये बातें मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अचानक नदीम ने तरक्की कर कैसे ली और ये कंपनी शुरू करने का रुपया उसके पास कहाँ से आया। मेरा दिल तो चाह रहा था कि एक मर्तबा पूछूं, भाई, हमने पूरी उम्र बैरून मुल्क काट के आ गए और हम इतना नहीं कमा पाए जितना तुम्हारे ठाट बाट देख के लग रहा है। लेकिन अखलाकी तौर पे मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। सोचा एक मर्तबा बहन से बातें वगैरह कर लें, इसके बाद पूछूंगा। हम लोग बैठ के बातें करने लगे। मेरी बेटी पानी वगैरह लाने के लिए उठी तो वो नरमी से बोला, निमरा, गाड़ी की पिछली सीट पे कुछ सामान पड़ा है, जाओ भाई को भेजो, वो उठा लेगा। मेरा बेटा सामान लेके आया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बोतलों का एक पेट था, केक का डिब्बा था और बहुत सारे लेज और स्लैंटी थे। मेरे बच्चों के लिए था ये सब। मुझे अजीबो गरीब लगा ये सब कुछ। आज तक तो मेरे रहते कभी मेरा साला कभी भी हमारे घर में किसी शय का शॉपर तक नहीं लाया था, लेकिन अब इतना कुछ। एक तरह से मुझे जलन भी महसूस हो रही थी, पर मैं खामोशी से बैठा रहा। खाना वगैरह खाने के बाद मेरी बीवी नरमी से बोली, नदीम साहब, अपने भाई को उनके अब्बा की कब्र पे ले जाए। तो तुम जनाजा पढ़ने के लिए? नदीम ने हाँ में सर हिलाया और बोला, अरे क्या बात हो गई भाई साहब, आप मुझे पहले बताते कि आपको कब्रिस्तान जाना है तो मैं पहले आने की कोशिश करता। इस पर मेरी बीवी नरमी से बोली, चलो अब अच्छा हुआ तुम आ गए। तो मैंने कब्रिस्तान लेके जा रही थी, लेकिन फिर अचानक ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद उठ ही न सकी।
मैं आज तनवीर मुझे बोल रहे थे कि मुझे अब्बा की कब्र पे ले जाओ। मैं जाने के लिए तैयार हुई तो दोबारा फिर से मुझे शदीद किस्म के चक्कर आने लगे। सो मैं रुक गई। ऊपर से बच्चों ने बताया कि तुम आए हो तो सोचा तुम ही ले जाओ इन्हें। मैं अपनी बीवी को देख रहा था बड़े गौर से, लेकिन अब की मर्तबा उसके चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं था। वो बड़े नॉर्मल लहजे में बात कर रही थी, जिस पर नदीम ने सर हिलाया और बोला, हाँ बस हम चलते हैं। चलें भाई साहब, उठे अगर जाना है तो। मैं वॉशरूम चला गया वज़ू करने के लिए। जब वापस आया तो दोनों बहन भाई सरगोशी के अंदाज में कोई बात कर रहे थे। दूर से खड़े होकर मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी बीवी काफ़ी गुस्से में लग रही है और अपने भाई को कुछ कह रही है, लेकिन वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाता हुआ इनकार कर रहा था। मैंने वहीं पे खड़े होकर नदीम को बुलाया और कहा, चलो आके बात कर लेना, मैं कल का आया हूँ, मैंने अपने बाप की कब्र ही नहीं देखी। वो सर हिला के मेरे साथ आ गया, लेकिन उसके माथे पे पसीना चमक रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, और जब मैं वॉशरूम गया था पीछे से ही उन दोनों बहन भाई के दरमियान कोई ना कोई बात हुई थी, जिससे वो एकदम से परेशान हो गया था। मैंने ये पूछना मुनासिब नहीं समझा कि क्या बात है जो तुम्हें यूं बैठे बैठे परेशान कर गई है। जब हम लोग बाहर गाड़ी में जाके बैठने लगे तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि नदीम के पास गाड़ी भी थी और गाड़ी का वो मॉडल था जो कोई भी मिडिल क्लास बंदा लेना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं खुद बाहर कमाई करने के बावजूद वो गाड़ी लेने के काबिल नहीं हुआ था। अभी तक जो गाड़ी नदीम लेके फिर रहा था, क्या बात है भाई साहब, चौंक गए हैं लगता गाड़ी को देख के। मैंने शर्मिंदगी से मुस्कुरा के कहा, हाँ भाई, तुम्हारी तरक्की से मुतासिर हो रहा हूँ। कितनी अचानक तुमने ये सब कुछ हासिल कर लिया, मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा। इस बात पे वो नरमी से मुस्कुरा के बोला, कर लें भाई साहब हजम, आप ही की दुआओं का नतीजा है। हालांकि ये बात भी हकीकत ही है, आज तक मैंने नदीम के लिए दुआ नहीं की थी। मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता था। पहले तो कोई काम काज नहीं करता था, अक्सर आके हमारे घर ही खाना वगैरह खाता था। और नदीम की ये बात मुझे इंतहाई बुरी लगती थी कि लोग तो बेटियों के घर जाके पानी भी नहीं पीते, और ये यहाँ आके ना सिर्फ खाना खाता है बल्कि दो दो तीन तीन दिन रहता भी है। अक्सर ही मेरी और मेरी बीवी की लड़ाइयाँ नदीम की वजह से हो जाया करती थी, मगर अब तो नदीम के ठाट बाट ही देखने वाले थे। पूरा रास्ता गाड़ी में खामोशी छाई रही। मैं बार बार यही सोच रहा था कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, लेकिन जब ये सवाल मेरे दिल में ज़्यादा सर उठाने लगा तो मैंने लाहौल पढ़ना शुरू कर दिया। खैर, हम लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो वहाँ एक कोने में मुझे अब्बा की कब्र नजर आ गई, जिस पर दूर से ही तख्ती चमक रही थी। नदीम भी मुझे वहीं ले गया। वहाँ जाके मुझे यकीन आ गया कि मेरे अब्बा की वाकई में वफात हो गई है। बाकी मेरे दिल में जितने भी खदशात और वहम थे वो ख़त्म हो चुके थे। काफ़ी देर वहाँ बैठकर मैंने सूरत हाल से उनकी तिलावत की, मज़ीद कोई ज़िक्र अस्कार वगैरह किया, और फिर हम लोग घर वापस आने लगे तो नदीम ने रास्ते में एक होटल से मेरे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी लिया। मैंने उसे मना करना चाहा कि यार इतना क्यों खप रहे हो, तो वो मुस्कुरा के बोला, अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, आप ही की दुआएं हैं, आपने बड़ा मुश्किल वक्त मेरा ख़त्म किया है। मैंने चौंक के देखा और पूछा, कौन से मुश्किल वक्त की बात कर रहे हो तुम? तो वो हंस के बोला, जब मेरे कपड़े फटे पुराने थे, कौन था जो मुझे अपने घर में पनाह देता था, कौन था जो रोटी देता था? आप लोगों के घर आता था तो कभी भी आपने मुझे घर से निकल जाने का नहीं बोला। मैं खामोश हो गया, हालांकि ये सब कुछ ही मैंने कहा था, लेकिन नदीम के सामने नहीं, अपनी बीवी के सामने। हम घर आए तो बच्चे वो खाना देख के बहुत खुश हुए। मैं अंदर कमरे में जाके लेट गया। काफ़ी थकावट हो रही थी, ऊपर से दिल भी काफ़ी अफसरदा था अब्बा की वजह से। लेटे लेटे तकरीबन मुझे ऊँग आ गई थी। कुछ देर बाद हल्की हल्की बातों के शोर से मेरी आंख खुली। बच्चे ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे और लाउंज में मेरी बीवी और उसका भाई बैठे कोई बात कर रहे थे। उनकी बातें बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन हल्की हल्की उनकी बुनबुनाहट कानों में ज़रूर पड़ रही थी। नदीम, तुम ये सब कैसे कह सकते हो? मैंने तो अभी तक तनवीर को इस मुतल्लिक कुछ भी नहीं बताया। कुछ तो मेरा बरम रखो। वो नरमी से बोला, आपा मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। ये बाहर ही शोशा है। मैं बहुत कर्ज़ों में डूबा हूँ। अभी मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता। अचानक से मेरी आँख खुल गई। फिर मुझे अपनी बीवी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जहाँ वो अपने भाई को यही कह रही थी कि जो भी करना है जल्दी करो, और कर्ज लेना है बेशक ले लो, लेकिन मुझे इस मसले से निकालो। फिर कोई बच्चा ड्राइंग रूम से उठ के लाउंज में आ गया तो शोर होने लगा और उनकी बातें एकदम रुक गईं। मैं अभी उठ के बाहर आ गया और उन्हें बड़े गौर से देखने लगा, लेकिन दोनों ने कोई भी बात न की। मेरे आने के फौरन बाद ही नदीम उठ खड़ा हुआ और मुझे गले मिलने के बाद बोला, अच्छा भाईजान, फिर मिलते हैं दोबारा। जब आपा के टांके खुलेंगे फिर आऊँगा। ये कह के वो वहाँ से चला गया। मैं अपनी बीवी के पास ही बैठ गया और पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई है? मेरी बात वो एकदम से सहम के मेरी जानिब देखने लगी। क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं। कमरे में लेटा तो तुम दोनों का शोर आ रहा था। तुम मुझसे कह रही थी कि मेरे पास वक्त नहीं है। क्या हुआ, कोई बात है? जो भी मसला है मुझे बताओ। इस पे वो नफ़ी में सर हिला के बोली, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं। मैं बड़े गौर से उसके लहजे का उतार चढ़ाव देख रहा था कि वो क्या बात कर रही है और क्या बात नहीं कर रही। वो तो मैं वैसे ही लगी हुई थी।
जानते हो ना, नदीम ने अभी तक शादी नहीं की, तो मैं यही चाहती थी कि वो शादी कर ले, और वो कह रहा था कि फ़िलहाल नहीं कर सकता, कुछ माली मुश्किलात दरपेश हैं। मैं उसे जज़्बाती करने के लिए ही कह रही थी कि शादी कर लो। बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर वो मेरी बात नहीं माना। ये बात सुन के मैं एकदम से हल्का-फुल्का हो गया और सोचा मैं ही ज़्यादा दिमाग लड़ा रहा हूँ, जबकि कोई भी बात ऐसी-वैसी नहीं। कुछ देर के लिए मैं अपने एक पुराने जानने वाले से मिलने के लिए बाहर निकल आया। उसका घर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पे था। सो मैं गाड़ी लेके निकला। रास्ते में अचानक से मेरी गाड़ी के आगे वही शख्स आ गया जो मेरे बाप से मुशाहबत रखता था, और मैं उसे अब्बा समझ बैठा। फ़ौरन से मैं गाड़ी से निकला और उस आदमी को देखने लगा। उसके माथे पर बुरी तरह से चोट लगी थी। कपड़े फटे पुराने थे, सर से खून निकल रहा था। जिस्म भी मैला-कुचैला था और उस आदमी से इंतहाई बदबू आ रही थी, जिस पे मुझे बड़ी ज़्यादा कराहत आई। लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे बाप से मिलती थी, सो मैं उस आदमी को गाड़ी में बिठा के करीबी क्लिनिक ले गया। पहले तो दिल एकदम से मचल रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। ये सोच कर के अगर इस आदमी की जगह मेरा बाप होता तो फिर क्या मैं अपने बाप को भी यूं ही छोड़ के चला जाता। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी थी कि अपने बाप का जनाजा तो नहीं देख सका, कम से कम उस आदमी को फौरन से तिब्बी मदद तो दे ही सकता था। अस्पताल लेके गया तो डॉक्टर ने बताया कि सर पे इंटरनल इंजरी है, जो कि शदीद गहरी होने के बायस ना जाने ये शख्स कितने दिन कोमे की हालत में रहे। वो 1 घंटे के लिए भी कोमा में रह सकता है, और 1 महीना भी, और साल भी, और पूरी उम्र भी। कोई कुछ नहीं कह सकता। आप लोग बस दुआ करें। पता नहीं क्यों मेरा दिल यही कह रहा था कि ये अब्बा ही है, हालाँकि अब्बा की कब्र में खुद देख के आया था। फिर भी मेरा दिल बार-बार यही कह रहा था कि ये शख्स मेरा बाप ही है। मैं वहाँ से उठ के घर वापस आने लगा, क्योंकि मुझे 2-3 घंटे हो चुके थे मुसलसल घर से बाहर रहते हुए, लेकिन मेरा दिल वहाँ से जाने का चाह ही नहीं रहा था। फिर भी खामोशी से मैं निकल आया और अल्लाह से दुआ करने लगा कि या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे दे। उस आदमी को कोमे से बाहर निकाल दे। घर आया तो बहुत खामोश था। मेरी बीवी ने इतनी खामोशी की वजह भी पूछी, पर मेरे लब सिले हुए थे। मैं क्या बताता कि अपने बाप के हमशक्ल से मिल के आ रहा हूँ। उसे इतना ही नहीं, बल्कि उसे अपनी गाड़ी से तकरीबन कुचल के ही अस्पताल में छोड़ के आ रहा हूँ, जो अब शदीद बुरी हालत में है। अगले दिन मैं फिर से हॉस्पिटल में आ गया और आते ही डॉक्टर से पूछा कि इस आदमी की कंडीशन में कोई बेहतरी है। तो डॉक्टर ने मायूसी से नफ़ी में सर हिला के कहा, नहीं, अभी तो ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये कह के वो चला गया। मज़ीद 1 घंटा बैठने के बाद मैं घर वापस आया तो देखा मेरी बीवी घर पे नहीं थी। बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी लाइल्मी का इज़हार किया और कहा अम्मा रिक्शे पे गई हैं। बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जब का मैं वापस आया था, एक मर्तबा भी मैंने अपनी बीवी को यूं चुपचाप घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। अगर मोहल्ले में भी कहीं जाती तो बता के जाती थी। वैसे भी काफ़ी दिनों से तो उसके सर पे बुरी तरह चोट लगी थी, तो वो चारपाई से भी उठने के काबिल नहीं थी। मैं बैठ के उसका इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी बीवी वापस आ गई। उसके हाथ में एक खाकी लिफाफा था। मैंने हैरत से पूछा, कहाँ गई थी तुम? मुझे घर में आके देख कर वो ना डरी और ना झिझकी, बड़े सुकून से बोली, कुछ काम था बस। कैसा काम? बुशरा को थोड़ा कर्जा चाहिए था, अपने नाम पे निकलवाया है। कर्जा? लेकिन क्यों? मैंने हैरत से पूछा तो वो नरमी से बोली, घर शुरू करने लगे हैं अपना, कल आई थी मेरे पास, है रो रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही कर्जा निकलवा देती हूँ, बेचारी का भला हो जाएगा। इस भले पर मैं चौंक के बोला, तो वो पैसे कहाँ से देगी, और अगर ना दिए तो हम कंगले हो जाएंगे। इसके अलावा तुमने ना मुझे पूछा, ना ही बताया, और खुद ही कर्जा लेने के लिए चली गई। मुझे अपनी बीवी की ये बात बहुत बुरी लगी। हाँ, तो जब आप यहाँ पे नहीं थे तब भी तो सारे काम मैं खुद ही करती थी, आपसे हर बात थोड़ी पूछती थी। वैसे भी अब आदत हो गई है मुझे। मैं चुप कर गया। फिर मैंने उन कागज़ों को देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो खामोशी से उसने सारी फाइल मेरे हाथ पे रख दी। जब मैंने कर्जे की रकम देखी तो मेरा दिमाग एकदम भग से उड़ गया। मुझे लगा था कोई 2, 3, 7 लाख का होगा, मगर ऐसा नहीं था। कागजात पे जो रकम लिखी हुई दिखाई दे रही थी वो 50 लाख की थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी बड़ी रकम तुमने एक पड़ोसन को निकलवा के दे दी। अगर वो भाग गई तो कहाँ से भरोगी ये पैसे? लेकिन वो बड़े नॉर्मल लग रही थी। संजीदगी से बोली, कर लूंगी कुछ ना कुछ। खैर, अब मैं बहुत थक रही हूँ, कल मुझे जाके अपने टांके भी खुलवाने हैं, और इस वक्त सर में शदीद दर्द हो रही है, तो मैं थोड़ा आराम करूंगी। ये कह के वो कमरे में चली गई। मैं जाते जाते अपनी फाइल भी साथ ले गई, जबकि पीछे मैं खामोशी से ही बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अभी ये सब कुछ क्या हुआ है। मेरी बीवी इतनी खुद मुख्तार कब से हो गई कि 50-50 लाख के कर्जे अपने नाम पे निकलवाने लगी। मैं काफ़ी परेशान था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था और सुकून भी नहीं आ रहा था। सो खामोशी से उठ के मैं बाहर निकल आया। थोड़ा बहुत फिरने के बाद अचानक से मुझे 7 मई का कॉल आया, तो मैं हॉस्पिटल चला गया, क्योंकि वहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत सुकून था। हॉस्पिटल आते ही डॉक्टरों ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि वो आदमी कोमा से निकल आया है, लेकिन अभी कोई बात वगैरह नहीं कर रहा, बस सबको खामोशी से देखता जा रहा है। मेरे लिए इतना ही बहुत था। एक अनजानी सी खुशी मेरे दिल में होने लगी। यूं लग रहा था कि वाकई मेरा बाप कोमे से निकल आया हो। जाके उस आदमी को पूछा कि बताएं अब आपकी तबीयत कैसी है, तो वो मुझे देख के एकदम से रोने लगा।
उसने बोलने की कोशिश की लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके। लरज़ के करीब खड़ी उसने मुझे मना कर दिया कि ज़्यादा इनके दिमाग पे ज़ोर नहीं डालना हमने। अगर ये बात अपने दिल से करते हैं तो करने दें, अगर नहीं करते तो रहने दें। मैं वहीं पे उनका हाथ थाम के बैठ गया। पता नहीं क्यों मुझे अब यकीन होने लगा था कि वही मेरा बाप है। काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद मैं घर वापस आया तो देखा नदीम भी आया हुआ था। वो बाद में मेरे लिए बड़ी हैरान-कुन थी और दोनों बहन-भाई कमरे में बैठ के खुसर-फुसर कर रहे थे। मैंने हैरत से जाके पूछा, क्या हुआ भाई नदीम? बहन की इतनी जल्दी याद आ गई? तो वो मुस्कुरा दिया। लेकिन मेरी बीवी के चेहरे की रंगत पीली होने लगी। वो काफ़ी परेशान लग रही थी। मुझे वहाँ पे बैठना बड़ा अजीब लग रहा था। मैं उठ के दूसरे कमरे में आ गया। दिल में अजीबो-गरीब ख़यालात आ रहे थे, जो पैदा हो रहे थे। तभी दोबारा फिर मुझे कोई काम पड़ा तो मैं कमरे में गया। नदीम ये कह रहा था कि वो लोग घर खाली करने का बोल रहे हैं, जिस पे वो ये कह रही थी कि तनवीर को मैं क्या जवाब दूँगी? हम कहाँ घर खाली करें? तुम क्यों मेरा घर ख़राब करने के पीछे पड़े हो? अगर मैंने एक मर्तबा तुम्हारी मदद कर दी तो अब तुम इस मदद को मेरे लिए अज़ाब मत बनाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन नदीम भी मुसलसल ना में सर हिलाता हुआ यही कह रहा था कि मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं। आप चुपचाप भाई को बता दें। वो खुद ही तमाम मामले को देख लेंगी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या बात है। मुझे पूरी बात तो समझ में नहीं आई लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया था कि जो भी मामला है वो काफ़ी बड़ा और संजीदा नौयत का है। उसी वक्त मैं अंदर गया और पूछा, क्या बात है? इस पे दोनों की बोलती ही बंद हो गई। मेरी बीवी ने नफ़ी में सर हिला के मना करना चाहा तो मैंने हाथ उठा के उसे खामोश करवा दिया और कहा, खबरदार तुमने कोई बात की तो जो भी बात है मुझे खुल के बताओ नदीम। लेकिन नदीम भी चुप था। दोनों ही एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, गोया दोनों ही कुछ बताने की हिम्मत न कर पा रहे हों। मुझे एकदम शदीद गुस्सा आ गया। मैं उन दोनों की पहेलियों से थक चुका था। सो सख्ती से कहा, नदीम इसे वक्त मेरी बात का जवाब दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पे मेरी बीवी गड़बड़ा के बोली, देखें मैं आपको बात समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने फ़ौरन से उसे खामोश करा दिया और कहा, खबरदार अगर तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज़ निकला तो मैं तुम्हें फ़ारिग कर दूंगा। जिस पे वो तो दुबक के बैठ गई। तभी नदीम ने बोलना शुरू किया कि आप जब बाहर गए थे तो मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मैंने एक आदमी के साथ मिलकर कारोबार करने का मंसूबा बनाया। उस आदमी ने पहले तो यही कहा था कि कारोबार के लिए वो मुझे पूरी रकम देने को तैयार है। लेकिन बाद में जब हमने कारोबार वगैरह शुरू करने का इरादा किया तो वो रकम देने से मुकर गया। जबकि मेरा ज़हन बन चुका था कि हमें क्या काम करना है और कैसे तमाम मामलात को देखना है। लेकिन जब ऐन मौके पे आके वो मुकर गया तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो गई। मैंने आपा से मदद मांगी तो उन्होंने मेरी खातिर अपना घर बेच दिया। ये जो घर है आपका, ये घर इनके नाम ही था ना, तो इन्होंने ये घर बेच दिया। इसके बाद से लेके अब तक ये लोग किराए पे रह रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा मेरा कारोबार घाटे में चला गया। मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। जो हमारा टेंडर था वो हमारे साथ फ्रॉड करके चला गया तो आपा ने कुछ पैसे आपसे मंगवाए। अब आपा यही चाहती हैं कि घर मैं उन्हें वापस दिलवा दूँ, लेकिन मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। मैं नहीं कर पा रहा तो अब ये दोबारा 50 लाख का कर्ज़ा लेके आई हैं, ताकि उस कर्ज़ से घर छुड़वाया जा सके और आपको पता ना चले। बाकी वो थोड़ा-थोड़ा करके ये चुकाती रहेंगी। ये बात सुन के मेरा दिमाग एकदम से घूम गया और मैं तेज़ कदमों से आगे बढ़ा और अपनी बीवी के मुँह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया। वो लड़खड़ाती हुई नीचे जा गिरी। फिर नदीम का गिरेबान पकड़ के उसे बुरी तरह से पीटने लगा। मेरे बच्चे खड़े रो रहे थे लेकिन मैं अंधाधुंध उन्हें मारता जा रहा था। तभी मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और नदीम के मुँह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि उसके 2-3 दाँत निकल आए। ये पता चला कि सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों बहन-भाइयों ने मुझे खा लिया था और अब दोनों ही ढिठाई से खड़े होकर मुझे पूरी रात ये कहानी सुना रहे थे। मेरे बाप के मुतालिक भी झूठ बोला होगा तुमने। कहाँ है कमीनी औरत मेरा बाप? मैंने अपनी बीवी को बालों से पकड़ के दबोचा तो वो रोने लगी। फिर बोली, उसे एक ओल्ड होम में छोड़ दिया था। तभी मुझे याद आया कि हॉस्पिटल में भी जो शख्स है वो मेरा बाप ही है। उन दोनों को वहीं पे छोड़ के मैंने अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल में मज़ीद 2-3 दिन रुकने के बाद मैंने अब्बा को डिस्चार्ज करवाया और फिर उन्हें लेके दूसरे शहर में दोस्त के पास चला गया। वापस मुड़ के मैंने ना अपनी बीवी की खबर ली, ना ही उसके भाई की। ऐसी बीवियों से बेहतर है कि बंदा शादी ही ना करे और अगर करे तो कभी भी अपनी बीवियों को अकेला ना छोड़े। मेरी ज़िंदगी तो अज़ाब हो चुकी है। मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूँगा कि जहाँ भी शादी करें, सोच समझ के करें कि जिससे शादी कर रहे हैं वो आपके साथ वफ़ादार है भी या नहीं। क्या बात है? मुझे पूरी बात तो समझ में नहीं आई लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया था कि जो भी मामला है वो काफ़ी बड़ा और संजीदा नौयत का है। उसी वक्त मैं अंदर गया और पूछा, क्या बात है? इस पे दोनों की बोलती ही बंद हो गई। मेरी बीवी ने नफ़ी में सर हिला के मना करना चाहा तो मैंने हाथ उठा के उसे खामोश करवा दिया और कहा, खबरदार तुमने कोई बात की तो जो भी बात है मुझे खुल के बताओ नदीम। लेकिन नदीम भी चुप था। दोनों ही एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे।
गोया दोनों ही कुछ बताने की हिम्मत न कर पा रहे हों। मुझे एकदम शदीद गुस्सा आ गया। मैं उन दोनों की पहेलियों से थक चुका था। सख्ती से कहा, नदीम, इसे वक्त मेरी बात का जवाब दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पे मेरी बीवी गड़बड़ा के बोली, देखें, मैं आपको बात समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने फौरन से उसे खामोश करा दिया और कहा, खबरदार, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज निकला तो मैं तुम्हें फारिग कर दूंगा। जिस पे वो तो दुबक के बैठ गई। तभी नदीम ने बोलना शुरू किया कि आप जब बाहर गए थे तो मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मैंने एक आदमी के साथ मिलकर कारोबार करने का मंसूबा बनाया। उस आदमी ने पहले तो यही कहा था कि कारोबार के लिए वो मुझे पूरी रकम देने को तैयार है। लेकिन बाद में जब हमने कारोबार वगैरह शुरू करने का इरादा किया तो वो रकम देने से मुकर गया। जबकि मेरा ज़हन बन चुका था कि हमें क्या काम करना है और कैसे तमाम मामलात को देखना है। लेकिन जब ऐन मौके पे आके वो मुकर गया तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो गई। मैंने आपा से मदद मांगी तो उन्होंने मेरी खातिर अपना घर बेच दिया। ये जो घर है आपका, ये घर इनके नाम ही था ना, तो इन्होंने ये घर बेच दिया। इसके बाद से लेके अब तक ये लोग किराए पे रह रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा मेरा कारोबार घाटे में चला गया। मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। जो हमारा टेंडर था वो हमारे साथ फ्रॉड करके चला गया, तो आपा ने कुछ पैसे आपसे मंगवाए। अब आपा यही चाहती हैं कि घर मैं उन्हें वापस दिलवा दूँ, लेकिन मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। मैं नहीं कर पा रहा, तो अब ये दोबारा 50 लाख का कर्ज़ा लेके आई हैं, ताकि उस कर्ज़ से घर छुड़वाया जा सके और आपको पता न चले। बाकी वो थोड़ा-थोड़ा करके ये चुकाती रहेंगी। ये बात सुन के मेरा दिमाग एकदम से घूम गया और मैं तेज़ कदमों से आगे बढ़ा और अपनी बीवी के मुँह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया। वो लड़खड़ाती हुई नीचे जा गिरी। फिर नदीम का गिरेबान पकड़ के उसे बुरी तरह से पीटने लगा। मेरे बच्चे खड़े रो रहे थे, लेकिन मैं अंधाधुंध उन्हें मारता जा रहा था। तभी मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और नदीम के मुँह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि उसके 2-3 दाँत निकल आए। ये पता चला कि सिर्फ़ इतना ही नहीं, इन दोनों बहन-भाइयों ने मुझे खा लिया था और अब दोनों ही ढिठाई से खड़े होके मुझे पूरी रात ये कहानी सुना रहे थे। मेरे बाप के मुतालिक भी झूठ बोला होगा तुमने। कहाँ है कमीनी औरत मेरा बाप? मैंने अपनी बीवी को बालों से पकड़ के दबोचा तो वो रोने लगी। फिर बोली, उसे एक ओल्ड होम में छोड़ दिया था। तभी मुझे याद आया कि हॉस्पिटल में भी जो शख्स है वो मेरा बाप ही है। उन दोनों को वहीं पे छोड़ के मैंने अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल में मज़ीद 2-3 दिन रुकने के बाद मैंने अब्बा को डिस्चार्ज करवाया और फिर उन्हें लेके दूसरे शहर में दोस्त के पास चला गया। वापस मुड़ के मैंने ना अपनी बीवी की खबर ली, ना ही उसके भाई की। ऐसी बीवियों से बेहतर है कि बंदा शादी ही ना करे, और अगर करे तो कभी भी अपनी बीवियों को अकेला ना छोड़े। मेरी ज़िंदगी तो अज़ाब हो चुकी है। मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूँगा कि जहाँ भी शादी करें, सोच समझ के करें कि जिससे शादी कर रहे हैं वो आपके साथ वफ़ादार है भी या नहीं।